Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। तो इसके पहले के लेक्चर के अंदर मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं कुछ उसके एग्जांपल्स एंड कुछ बेसिक रिवीजन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों जैसा हम लोग बात कर रहे थे, एक बेसिक पॉइंट डिस्कस हो रहा था कि भाई हम लोगों ने श्रोडिंगर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखी थी, राइट। तो श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे बच्चों बेसिकली आपको 3 वेरिएबल्स, ठीक है, 3 वेरिएबल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। 3 वेरिएबल्स की मैंने बात करूँ बच्चों तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों के लेके हमने बात की थी भाई कि 3 वेरिएबल्स वहाँ से आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन है बच्चों, वो आपके 3 वेरिएबल्स को डिफाइन करेगी। डिफाइन करते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके पहले लेक्चर में। तो ये जो 3 वेरिएबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ये जो 3 वेरिएबल आपको निकलेंगे ये आपकी पोजीशंस को रिप्रेजेंट, और किसकी पोजीशन को? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ये प्रॉपर डिफाइन करते हैं, ठीक। इसके बाद अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कौन सी पोजीशंस? तो बेटा ऐसी पोजीशंस जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो वो आपकी मैक्सिमम हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यस, दोज पोजीशंस वेयर probability of finding electrons, where probability of finding electrons is maximum, right। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, श्रोडिंगर इक्वेशन से हम लोगों ने 3 वेरिएबल डिस्कस किए थे, ठीक है, एक्स, वाई और जेड एक्सिस को लेके, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी जो पोजीशंस डिफाइन हो रही थी बेटा वो वेरिएबल से डिफाइंड हो रही थी। तो जो पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग को डिस्कस कर रहे थे, तो बेटा कौन सी पोजीशंस? तो भाई एक ऐसी पोजीशंस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम। बात समझ में आई? तो हम इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स हैं वो 3 काउंटर नंबर्स को बेटा डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं 3 वेरिएबल्स को लेके, तो आपके यहाँ पे जो 3 वेरिएबल्स आपके यहाँ पे जो डेवलप हुए थे, तो वो बच्चों एक्चुअली में 3 क्वांटम नंबर्स आपके यहीं से डिस्कस होंगे। तो भाई जो आपकी इक्वेशन थी, वेव इक्वेशन थी, उसके अंदर बच्चों आपका वेव फंक्शन था साई, है ना। और वेव फंक्शन एक्चुअली में इसका कोई फिजिकल आपका सिग्निफिकेंस नहीं होता है वेव फंक्शन का, बट ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और जब भी मैथमेटिकली आपको निकालना है तो मैंने बताया था कि आपका जो वेव फंक्शन है इसका मॉड लेके आप स्क्वायर कर दो। तो आप किसी भी एक्सिस के बारे में बात करो, पर्टिकुलर एरिया के अंदर बात करो, या किसी वॉल्यूम के अंदर बात करो इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको यहाँ पे जो साई है उसका मॉड का स्क्वायर करके ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके जितने भी कर्व बनते हैं वो सब के सब कर्व बच्चों कैसे होते हैं? पॉजिटिव आपके डिफाइंड होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी होगा वो आपका पॉजिटिव वैल्यू ही आपका डिफाइन करेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे मॉड है। बट जैसे मैंने बताया था कि भाई इसको आपका जो मॉड का जो आपके वेव फंक्शन के मॉड का जो स्क्वायर है, इसको बच्चों हम लोगों ने होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, है ना, किसी भी स्पेस के अंदर। और इसी तरीके से स्पेस के मतलब 3 डायमेंशनल। और जब हम पर्टिकुलर साई की बात करते हैं तो इसका बेसिकली मेन क्या होता है? इट इज वेव फंक्शन, ठीक है। ये आपका वेव फंक्शन होता है। ये दोनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट। तो वेव फंक्शन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से कुछ भी आपका हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा, जैसे आपका ये प्लस ये माइनस, इस तरीके से, ठीक है। बाकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बच्चों हमेशा आपकी पॉजिटिव में ही डिफाइंड होगी। और इफ़ एनी केस कभी अगर ऐसे लिखा हुआ है कि बच्चों आपके मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसका मतलब होता है बच्चों क्या होता है? नोड। क्या होगा? नोड। व्हाट इज नोड? नोड का मतलब एक ऐसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी आपकी 0 होगी, कि मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको बिल्कुल मिलेगा। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करूँगा। अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से मिलता है कि भाई जो साई है उसके मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे डिफाइंड की जाएगी, और ये बेटा कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। कैसी होगी, मैक्सिमम, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिजल्टेंट निकल के आते हैं। चलो अब हम वापस से आते हैं कि बच्चों जो 3 क्वांटम नंबर्स आपके यहाँ से डेवलप हो चुके हैं फ्रॉम 3 वेरिएबल्स ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। तो बेटा फर्स्ट आपका n, देन l, देन m, ठीक है। ये 3 क्वांटम नंबर्स आपके डेवलप होते हैं। इसकी वजह से इसको हम ऐसे भी बहुत सी जगह आपको लिखते हैं कि भाई इस तरीके से साई n, l, m। जब भी आप कभी गूगल पे अगर सर्च करो तो वहाँ पे किसी भी ऑर्बिटल को लेके आपको चाहे 2s हो चाहे 2p हो, किसी को भी आप सर्च करना, वहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उसके साइड में इस तरीके से आपको वैल्यूज लिखी मिलेंगी, n, l, m की आपको वैल्यूज लिखी मिलेंगी। तो वो वैल्यूज बेटा आपके डिफरेंट आपके जिसको अगर मैं बोलूँ तो इसके अगर आपके एक्सेस को अगर मैं चेंज करता हूँ, इनकी पोजीशंस को चेंज करता हूँ, तो वहाँ पे n, l, m की वैल्यू भी आपकी मॉडिफाइड होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। डिफरेंट कलर में आपकी शो की जाती है। और इसमें एक क्वांटम नंबर बाद में आपका आता है जिसको बोलते हैं अपन स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है, ओके। तो अब चलते हैं हम लोग क्वांटम नंबर्स पे। तो बात समझ में आई क्वांटम नंबर किस तरीके से आपके डिफाइंड हुए हैं। तो बच्चों क्वांटम नंबर्स पे हम लोग करेंगे यहाँ पे फोकस। तो क्वांटम नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली में क्वांटम नंबर्स बच्चों क्या डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या, कौन सी बेटा लोकेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैसी होगी, वो होगी आपकी हाईएस्ट। बात समझ में आई क्या, वो कैसी होगी आपकी हाईएस्ट। तो बेटा क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ में आपको आना चाहिए। तो भाई ये डिफाइन करते हैं लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोकेशन बेटा कौन सी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम। अब क्वेश्चन क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है बच्चों, वो कहाँ होती है, ऑर्बिटल के अंदर। तो मैं एक सीक्वेंस बताऊंगा। सबसे पहले क्या आता है, सेल। तो बच्चों सेल को हम लोग रिलेट करते हैं स्मॉल n के साथ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ। क्लियर है, सेल बोलो या फिर आप इसे ऑर्बिट भी हम बोलते हैं। क्लियर है, ओके। इसके बाद आपका बेटा सेल की अगर मैं बात करूँ तो क्या आता है, तो आपका आएगा बेटा सब सेल। क्या आएगा, सब सेल आएगा। सब सेल भी आप बोल सकते हो, या फिर इसे आप सब ऑर्बिट भी बोल सकते हो। क्या, सब ऑर्बिट भी बोल सकते हो, दोनों ही बात सही है। तो बेटा सेल किस या ऑर्बिट किसको बेटा यहाँ से डिफाइन कर रहे हैं, बेटा ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो सेकंड है सब सेल या सब ऑर्बिट, ये बच्चों डिफाइंड होते हैं किससे, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा सब सेल की अगर मैं बात करूं तो बेटा आपका आता है ऑर्बिटल। क्या आता है, ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब हम ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये बच्चों डिफाइंड होते हैं आपके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के साथ, ठीक है। और ऑर्बिटल का मतलब बच्चों ये आपके 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। कैसी होगी, मैक्सिमम। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो ऑर्बिटल के अंदर ही आपको इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन किए जाएंगे। बात समझ में आई क्या, तो भाई क्लियर है। व्हाट इज ऑर्बिटल, ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। तो अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। क्लियर है, ओके, यस बच्चों। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में अगर मैं बताऊं तो बच्चों n इज इक्वल टू 0 अगर मैं डिफाइन करूं तो आपका पॉसिबल नहीं है। मतलब n की वैल्यू 0 आपकी नहीं हो सकती है। n की वैल्यू बच्चों आपकी 1 से स्टार्ट होगी, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा और इन्फाइनाइट तक आपका मूव करेगा। और ये सारी की सारी जो वैल्यूज होंगी बच्चों ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। क्या होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। पहले ये समझ लो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आपकी मूव करेगी। क्लियर है ये बात। अब चलते हैं बच्चों, जैसे मैंने बोला था कि आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट डिस्क्राइब्स सेल्स और ऑर्बिट, जैसा मैंने बोला था, ठीक है। अब सेल की बात करते हैं तो बच्चों सेल की अगर बात करो तो K L M N O इस तरीके से, मतलब n की वैल्यू 1 होगी तो K सेल, n की वैल्यू 2 होगी तो L सेल, समझते चलो। n की वैल्यू 3 होगी तो आपकी M सेल, और n की वैल्यू 4 होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तो बेटा N सेल, और आपकी 5 होगी n की वैल्यू बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तो आपकी सेल O होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी, ओके। इसके बाद मैं चलूँगा कि बच्चों सेल और जो ऑर्बिट के अपन लोग बात यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली में साइज़
साइज एंड एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं बच्चों। क्या तो यह इट डिफाइंस साइज और एनर्जी, साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या सेल। तो साइज और एनर्जी को भी डिफाइन करेंगे, ये बात आप याद रखना बेटा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको डिफाइन करेगा? साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या सेल। ऑर्बिट सेल का मतलब के एलिमेंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो बोर मॉडल के अंदर आपको पता होगा थोड़ा सा, मैंने वहाँ पे आपको रेडियस और एनर्जी के बारे में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इसका आपका जो रेडियस है, आर की वैल्यू है, वो हम कैसे निकालते हैं वो देख लो। आर इक्वल टू 0 पे एंगस्ट्रॉम के अंदर 0.529 एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, एंगस्ट्रॉम के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ से आप देखो तो बच्चों जो आपकी आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? एन का स्क्वायर है। तो हम बात कर सकते हैं कि बच्चों अगर आपका आर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मतलब आपकी एन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि एन की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज होती जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो साइज होगा आपका वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर एन की वैल्यू अगर बेटा 1 से अगर बेटा इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगी तो इस केस में जो साइज होगा वो क्या होगा? आपका इंक्रीज करेगा, बिकॉज आर की वैल्यू क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके बाद तो देख सकते हो कि सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे एक मैं यहाँ पे करूँगा बच्चों एक न्यूक्लियस तरह बनाता हूँ उसको समझने के लिए एक एटम का। तो ये बेटा आपका न्यूक्लियस है, ये आपकी फर्स्ट सेल है, या आपकी सेकंड सेल है। तो बच्चों फर्स्ट सेल की रेडियस मान लेते हैं अपन सपोज R1, सेकंड सेल की रेडियस सपोज R2, नेक्स्ट R3। तो कॉमन सी बात है एन की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी तो बेटा आपकी R3 मैक्सिमम होगा, R2 इससे कम होगा, R1 सबसे कम होगा। ये पॉइंट समझ में आया? ओके, अब चलते हैं हम लोग कुछ नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एनर्जी के बारे में अगर मैं डिफाइन करूं तो एनर्जी का बेटा फॉर्मूला अगर मैं बात करूं सबसे पहले जूल पर एटम के अंदर, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के अंदर मैंने डिस्कस किया था। और कन्वर्जन यूनिट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पहले मैंने डिस्कस की थी कि किस तरीके से आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो डिफरेंट यूनिट के अंदर। तो वो तो आपको याद रखनी पड़ेगी, आप उसको चेक कर लेना। तो यहाँ पे एनर्जी बेटा जूल पर एटम के अंदर ये वैल्यू रहेगी Z²/n² और -2.182 × 10⁻18। और आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की बात करेंगे तो -13.6 × Z² डिवाइड बाई n²। अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, यहाँ पे आपका जो एनर्जी है उसके साथ n का रिलेशन देखो आप। तो एक्चुअली में एनर्जी बेटा क्या दिख रही है, मैं बात करूँ तो माइनस के साथ आ रहा है। क्या बेटा 1 डिवाइड बाई n²। भाई जेड तो बेटा चेंज होगा नहीं ना किसी भी एटम के लिए, वो तो बेटा कॉन्स्टेंट रहेगा डिफरेंट सेल्स के लिए। तो भाई देखो n की वैल्यू अगर बेटा इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज करने का मतलब क्या नेगेटिव में आ रही है। तो अगर मैं n² को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा ये, तो यहाँ पे आपका ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि भाई अगर आपकी यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ेगी तो e की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। इसका मतलब अगर आप n = 1 2 3 4 5 अगर आप मूव करोगे तो n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है किसी भी सेल्स की वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। यह बात समझ में आई क्या? क्लियर है? ओके, इसके बाद चलते हैं कुछ इसके और पॉइंट्स पे। ठीक है, ये आपका डिस्कस मैंने कर दिया है। अब चलते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर कभी क्वेश्चन में एंगुलर मोमेंटम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आपको डिफाइन करना है, और इसके बारे में पहले भी हमने डिफाइन किया था क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एल की वैल्यू आपकी m × b × r कैसे निकल के आती है, ये भी मैंने डिस्कस किया था आपको। और जहाँ पे बेटा मैंने क्वांटाइज्ड पार्ट जो बताया था है ना, वो कितना था आपका बेटा? आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाई 2π, मतलब n के साथ मल्टीप्लाई किसका होगा? h/2π का, ठीक है ना। तो कभी का क्वेश्चन आता है एंगुलर मोमेंटम का, तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो स्मॉल n आ रहा है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए डिफाइंड हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे MBR = NH/2π आप फॉलो करना, ठीक है। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है कि भाई nth सेल के अंदर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है तो यू हैव टू फॉलो दी फॉर्म। भाई nth ऑर्बिट के अंदर बात कर रहे हैं ना, तो MBR = NH/2π। तो n की वैल्यू पुट करना, बाकी आपको वैल्यू दी जाएगी, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बच्चों लिखा है नंबर ऑफ सब सेल या सब ऑर्बिट इन nth सेल। इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार आपको समझाता हूँ किस तरीके से फॉर्मूला आपका यहाँ पे डिफाइंड होता है। ओके, तो जैसे बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि बेटा नंबर ऑफ सब सेल्स की बात कर रहे हैं, तो सब सेल मैंने बताया बच्चों सबसे पहले क्या आता है, बताओ जल्दी। सबसे पहले क्या आता है? सेल। सेल के बाद बच्चों सब सेल, ठीक है। मतलब सेल के अंदर भी हम बोल सकते हैं इस तरीके, सेल के अंदर क्या बेटा? सब सेल। और सब सेल के बेटा अंदर क्या रहेगा आपका? ऑर्बिट, नॉट ऑर्बिट, ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, अब यहाँ से पॉइंट आता है कि बच्चों लिखा है कि नंबर ऑफ सब सेल पूछी जा रही है या सब ऑर्बिट पूछा जा रहा है इन nth सेल। तो एक सेल के अंदर कितने आपके सब सेल प्रेजेंट होंगे?
तो बेटा यहाँ पे एनएल सेल आपको दे रखी है, तो जितना आपका सेल का नंबर होगा, ठीक है, उतने ही आपके सब सेल्स प्रेजेंट होती है, मतलब इक्वल टू एन होगा, पहली चीज़। सेकेंड पॉइंट, अगर क्वेश्चन में आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनएथ सब सेल, एनएथ सेल, भाई एनएथ सेल का मतलब ये आपकी सेल है, इसमें बेटा ऑर्बिटल के पूछे जा रहे हैं, तो आपको आना कैसे पड़ेगा भाई, सेल से सब सेल और सब सेल के बाद आपका ऑर्बिटल। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे एनएथ सब सेल के अंदर, तो सिंपल सा फॉर्मूला बनता है एन का स्क्वायर कर देना। इसके बारे में बताऊँ, क्वेश्चन करेंगे अभी तो समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो एनएथ सेल के अंदर है ना, किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर जो वैल्यूज गिवन है एन की, तो बेटा कितने ऑर्बिटल होंगे, वो बच्चों हो जाएगा आपका एन का होल स्क्वायर, ठीक। अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई ऑर्बिटल के अंदर, एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है कि भाई ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो एनएथ सेल को लेकर पूछ रहा है, तो एनएथ सेल को लेकर पूछा कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे भाई मैक्सिमम नंबर, इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चों कहाँ होंगे ऑर्बिटल के अंदर, तो वो आंसर होगा आपका 2n का स्क्वायर। एन की वैल्यू पता है आपको, देखो कुछ बेसिक आपकी पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हैं, क्लियर है, ओके यस। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को बच्चों हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक नाम और होता है जिसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसे भी आप लिख लो, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को अपन लोग बेटा एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी हम बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर एजीमुथल कहीं नहीं लिखा है, अगर ये लिखा हुआ है तो आप समझ लेना बच्चों स्मॉल एल के बारे में डिस्कशन हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है कि जो स्मॉल एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये किसको डिफाइन करता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जैसे मैंने पहले बोला था, ये बच्चों डिफाइन करता है सब सेल। किसको डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है बच्चों किसको, सब सेल को ये करेगा डिफाइन, क्लियर है। तो ये डिफाइन करता है बच्चों सब सेल को। तो भाई अब क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, पहला पॉइंट था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बच्चों साइज और एनर्जी को डिफाइन कर रहा था और ऑर्बिट और सेल को डिफाइन कर रहा था, ठीक है। उसके साथ अभी एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो सब सेल को यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा, इट डिस्क्राइब सब सेल। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ये किसको डिफाइन करेगा, तो ये बच्चों डिफाइन करता है किसको, शेप को, किसके, शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्लियर है, शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगर आपका शेप ऑफ ऑर्बिटल अगर आपको डिफाइन करना है तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से देखेंगे। तो इसमें अगर मैं एल की वैल्यू की बात करूं तो भाई कहां से कहां तक होगी, तो इस पर जरा हम फोकस करेंगे। तो एक्चुअली में आपका जो सबसेल होता है वो कौन कौन सा होता है, तो मैं सबसेल की बच्चों बात करूं तो कौन कौन सबसेल होगा मैं पहले आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखेंगे, तो आपका यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बच्चों एक साइड में लिखता हूँ एल, कि भाई एल की वैल्यू अगर सपोज बच्चों यहाँ पे आपकी, मैं नेक्स्ट पेज पे चलूँगा समझाने के लिए, ओके। तो जैसे हम बात करेंगे, हम लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं बेटा एल के बारे में, ठीक है। दिस इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये किसको डिफाइन करा था, मैं लिखूंगा यहाँ पे शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक। अब बेटा मैं यहाँ पे एल की वैल्यू लिखूंगा, सपोज 0, 1, 2, 3 एंड 4 इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका जो नेम होगा बच्चों सब सेल का, ठीक है, सब सेल का नेम क्या होगा, ये नेम किसका है, ये नेम ऑफ सब सेल हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, नेम ऑफ सब सेल। मैं इसके शेप के बारे में बात करूंगा। तो बच्चों L इक्वल टू 0 होगा तो कौन सा आपका सब सेल आता है, S। L इक्वल टू 1 होगा तो आपका P सब सेल, L इक्वल टू 2 होगा तो आपका D सब सेल, और आपका L इक्वल टू 3 होगा तो आपका F सब सेल, और अगर आपका L इक्वल टू 4 हो गया तो कौन सा सब सेल, G सब सेल, ठीक है। इस तरीके से आपका डिफाइंड होता है। और इसके बाद में SPDF जो आपके सबसेल्स हैं उनके जो शेप हैं वो कैसे आपके डिफाइन होते हैं वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा। तो जनरल केस की बात करेंगे तो बेटा जो S सबसेल है वो आपका स्फेरिकल शेप का डिफाइन होता है। अब स्फेरिकल शेप को स्टडी करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक्चुअली बताऊँगा कि बच्चों स्फेरिकल शेप आपका जो शेप है वो एक्चुअली में S सबसेल का है, जो बेटा आपका रहता है सिमेट्रिकल। कैसा होता है, सिमेट्रिकल। जब ये सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल के केस की वजह से यहाँ पे एक्चुअली दिस इज़ द एक्स,
एक्स, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो भाई आपका सिमेट्रिकल होने की वजह से यहाँ पे इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन आपका डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका रहता है बेटा स्फेरिकल शेप। इसके बाद आता है आपका पी। तो पी सबसेल की अगर मैं बात करूँ तो पी सबसेल आपका रहता है बेटा डंबल शेप, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। दिस इज ए डंबल शेप। मैं अभी कॉमन बात कर रहा हूँ, सब आपको ये अगर पता है तो अच्छी बात है, सब समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों डी। तो डी आपका रहता है, ये रहता है बच्चों आपका डबल डंबल शेप, ठीक है। तो डबल डंबल शेप मतलब कुछ इस तरीके से, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बच्चों आपका जो एफ सबसेल होता है, तो एफ सबसेल बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रहता है। जहाँ बेटा हम लोग इसके बारे में ये भी बात करते हैं कि इट इज़ ए 8 फोल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। 8 फोल्ड स्ट्रक्चर भी ये डिफाइन करता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ किस तरीके से, कि सपोज दिस इज़ ए जेड, नाउ इट इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, राइट। तो 8 फोल्ड एक्चुअली यहाँ पे नहीं बन सकते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा समझने के लिए। इस तरीके से आपका ये डिफाइंड रहता है, ठीक है। ये इधर से ये किसके पीछे जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो समथिंग आपका इस तरीके से डिफाइंड होता है आपका एफ सबसेल। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? ओके ओके। अब चलते हैं इसको और प्रॉपर समझने के लिए कि भाई यहाँ पे इसकी जो रेंज रहती है ना, एल की जो रेंज रहती है, मैं वो आपको बताऊंगा। ये बच्चों 0 से लेके और n माइनस तक, n-1 तक, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, वो देख लो आप, 0 से लेके इट इज़ l, नाउ दिस वन इज n-1, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ से 0 से n-1 इस तरीके से हम वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो जैसे अगर मैं बच्चों बात करूँ n = 1, n = 2, n = 3, n = अगर मैं 1 की बात करूँगा तो मुझे बताओ यहाँ पे l की कौन कौन सी वैल्यू आपकी डिफाइंड होंगी, ठीक है। तो जब मैं बात करूँगा n = 1, तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ कि बच्चा n = आपका जब 1 डिफाइन होगा तो l की वैल्यू क्या होगी आपकी 0। और कैसे निकाला है मैंने, यहाँ से 0 से बेटा n-1 की बात कर रहे हैं, n = 1 पुट करोगे, 1 आपका 0, तो आपका ये 0 रहेगी l की वैल्यू। अब बेटा 0 आएगा तो 0 का अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर बेटा l की वैल्यू 0 आती, मैंने बताया था अभी। नेक्स्ट वन इज 1, 2, 3 एंड 4 समथिंग। तो यहाँ पे आपका कौन सा सबसेल S 0 के लिए, नेक्स्ट वन इज P, नेक्स्ट इज D, इस तरीके से नेक्स्ट इज F। तो भाई 0 का मतलब बेटा हम S से इसको रिलेट करेंगे, बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर मैं n = 2 पे आऊँगा तो 2 पे आने बेटा कौन कौन सी वैल्यू होंगी, एक तो बेटा l की वैल्यू देखो यहाँ से बेटा पुट करो, तो n की वैल्यू 2 पुट करोगे अगर इस फॉर्मूले के अंदर, 2 - 1 आपका 1 आ जाएगा, तो एक वैल्यू 0 रहेगी और एक वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। इसी तरीके से आपका 0 और 1 हो गया, 0 का मतलब S और 1 का मतलब आपका P हो गया। इसी तरीके से अब n = 3 पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो कौन कौन से बेटा 3 - 1 का अंदर 2, तो 0, 1, 2 आ जाएगा। तो एक 0, एक 1, एक 2, ये l की वैल्यू होगी। भाई 0 के लिए क्या होता है S, 1 के लिए P और 2 के लिए क्या होता है D। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर 4 की बात करेंगे तो आपका G डिफाइंड होगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसके हम अगर बात करें तो किस तरीके से ऑर्बिटल आपके यहाँ पे डिफाइंड हो जाते हैं, तो जरा वो भी हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ठीक है। देखो ये आपका n = 1 है, ये l = 0 है, तो भाई 0 के लिए आपका S डिफाइन है। तो जब n = 1 होगा और l = 0 होगा तो बेटा क्या बनेगा, 1s, ठीक है। हम ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद n की वैल्यू अगर आपकी 2 होगी, मैं डिफरेंट कलर से बनाऊंगा थोड़ा समझने के लिए, ठीक है। जब बच्चों आपकी n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो उस केस में अगर l देखो n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू अगर बेटा 0 होती है तो मुझे बताओ क्या बनेगा, 2s बन जाएगा। तो फिर यहाँ से ये आपका 2s बन गया। ध्यान से देखो, अगर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू बेटा 1 हो जाती है, ठीक है, n की वैल्यू 2 ही रहती है, l की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उस समय बच्चों ये जो बना है p, ये p क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 2p, ठीक है। इसी तरीके से जब n की वैल्यू 3 होगी और l की वैल्यू 0 हो जाएगी तो बच्चों s के साथ जाएगा तो बनेगा आपका यहाँ से 3s, ठीक। इसी तरीके से आपका यहाँ से ये बनेगा 3p और ये बनेगा आपका 3d। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए कि बच्चों अगर क्वेश्चन में अगर आता है कि भाई ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में अगर क्वेश्चन आता है ना, तो उसे आप लोग कैसे समझोगे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए बेटा आपका जो फार्मूला है वो रहता है आपका, याद रखना, √L ब्रैकेट में L + 1 H/2/। अगर इस तरीके से H क्रॉस लिखा है
तो इसका मतलब h/2 होता है। तो h/2 कहेंगे, एस क्रॉस लिखा होगा तो आप समझ लें बेटा इसका मतलब है h/2। ठीक, ओके, ये देखो लिखा हुआ है, आप समझ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर पूछे गए हैं तो बेटा हम लोग चल रहे हैं सब सेल पे। तो बच्चों सब सेल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकलेंगे, तो आपको एल की वैल्यू पता रहेगी। तो ऑर्बिटल्स कैसे निकालना है, तो बच्चों रहेगा आपका 12+1। और एक ऑर्बिटल के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बेटा, मैक्सिमम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अपोजिट स्पिन के साथ। तो यहाँ पे आपके जो जितने ऑर्बिटल्स हैं अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना। तो इसलिए बेटा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, 2 ब्रैकेट में 12+1। व्हाट इज 12+1, इसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो भाई एक ऑर्बिटल के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, अपोजिट स्पिन के साथ आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसलिए बेटा 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चंस भी आपका डिस्कस हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर कि बेटा आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो आंसर था आपका 4l+2, ठीक है। बाकी n स्क्वायर के बेस पे आप नहीं निकाल सकते हो मैक्सिमम। 12+1 ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, 12-2 नहीं होता है, 4l-2 नहीं होता है, 4l+ आपका 2 होता है मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, जब आपको ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको डिफाइन करनी है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए। तो भाई देखो सब सेल में लिखा है मैंने आपका S, P, D and F। L की बात करेंगे तो बच्चा S के लिए क्या, L की वैल्यू 0, ये 1, ये आपकी 2। बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बच्चों कितने होंगे, तो L की वैल्यू बेटा 0 है तो 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, तो यहाँ से देखो आपकी कितना, ये 1 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इस मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया 2 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ। तो बेटा 2 × 1 कितना 2, 2 × 3 कितना 6, 2 × 5 कितना 10। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल के साथ मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक। इसके बाद आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने आ गए। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो बच्चों ये इसका बेसिक फार्मूला है। तो आपको एल की वैल्यू सबकी आपको पता है यहाँ पे देखो, तो अब यही वैल्यू आपको पुट करनी है। तो पुट करने के साथ देखो आपको ये जितने भी आपके जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। क्लियर है, ओके। इसके बाद इसी तरीके से हम एफ के बारे में निकालेंगे। अब बच्चों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, आपका थर्ड होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली में बच्चों किसको डिफाइन करेंगे, ये बच्चों ऑर्बिटल, ठीक है। हम लोग सेल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ऑर्बिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, सब सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सब ऑर्बिट के बारे में पढ़ चुके हैं। और अब बेटा आपका तीसरा पॉइंट आता है क्वांटम नंबर, दैट इज मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली में आपका ऑर्बिटल को डिफाइन करेगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ और भी बेटर बताऊंगा, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली में बेटा ओरिएंटेशन के बारे में बात भी करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एम एक्चुअली में जो आपका जो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को भी ये डिफाइन करता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ से इसकी बेटा रेंज क्या होती है, वैल्यूज कैसे आपको निकालनी है, तो वो होती है बच्चों -L से लेके आपकी +L तक, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद टोटल वैल्यूज अगर आपको डिफाइन कर रही है फॉर स्मॉल एम। स्मॉल एम का मतलब क्या है, स्मॉल एम का अगर मैं मतलब बताऊं तो स्मॉल एम आपका क्या है, मैग्नेटिक, ठीक है। टोटल वैल्यूज ऑफ स्मॉल एम निकालना है। तो स्मॉल एम का मतलब मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक का मतलब बेटा हम लोग इसको ऑर्बिटल बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे लिखा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एनी गिवन स्मॉल एल, स्मॉल एल बेटा किसको डिफाइन कर रहा है, स्मॉल एल का मतलब क्या है बच्चों, सब सेल, क्या है, सब सेल। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है कि टोटल वैल्यूज ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एनी सब सेल, ठीक है, फॉर एनी सब सेल, फॉर एनी सबसेल के बनकर क्वेश्चन बनता है तो बेटा इसका फॉर्मूला आपका 12+1। या फिर ऐसे बोले कि टोटल वैल्यू, एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि भाई सबसेल के लिए पूछा जा रहा है ना, तो सबसेल की वैल्यू गिवन होगी, भाई एल की वैल्यू गिवन होगी, तो फॉर्मूला बनेगा आपका 12+1। ये बात समझ में आई, ओके। इसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे जो आपकी वैल्यूज़ है। तो जहाँ बचा एन की वैल्यू अगर आपकी यहाँ पे 1 होती है ना, 2 होती है। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू बताओ ज़रा, 0 होगी। अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू बताओ जरा कौन कौन सी होगी, एक तो 0 होगी, एक 1 होगी, ठीक है। सबसेल की बात करेंगे तो देखो आपका 0 के लिए S होता है, 0 के लिए S, 1 के लिए P, इस तरीके से। अच्छा, M की बात करेंगे तो बच्चों ये आपकी रेंज होती है, ठीक है, जैसा लिखा है मैंने। तो आपके सामने L की वैल्यू पता है, तो भाई जब L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 रहेगी।
एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी। अगर एल की वैल्यू 1 है तो बेटा एम की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी और 0 होगी और आपकी +1 होगी। तो भाई कहाँ से कहाँ तक बेटा वेरी करेगा, -1 से लेके आपकी +1, तो इसमें 0 आपका ऑलरेडी डिफाइंड हुआ है। अभी देखो यहाँ से बेटा आपका पॉइंट ये बनेगा बेटा, ये तो आपका 1s हो गया है, ये आपका 2s हो गया, और नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या हो गया है, यहाँ से अगर देखो तो n की वैल्यू 2 है तो 2, और यहाँ बेटा p तो आपका 2p हो गया, तो 2p में बच्चों 3 होते हैं, आपके एक px p बाई pz। तो वहाँ पे आप देख सकते हो बेटा ये जो आपका पैटर्न बना हुआ है इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले px आता है, नेक्स्ट pz, नेक्स्ट आपका p बाई, ठीक है। तो यहाँ से बेटा px की वैल्यू आपकी -1 या आपकी 0 या आपकी +1, ठीक है। तो pz के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका यहाँ से 0 आपकी वैल्यू डिफाइन होती है। इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे तो समझेंगे। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आता है बेटा n = 3 को लेके, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। l की वैल्यू एंड SPDF यहाँ SPD आ जाएगा, m = यहाँ से आपका निकालोगे तो आपकी ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। तो जहाँ पे d के बारे में बताऊंगा, देखो आपको s के बारे में कोई दिक्कत नहीं, p के बारे में बता चुका हूँ अभी आपको, ये d के बारे में देख लो आप। तो d के बारे में अगर बात करेंगे तो बच्चों l की वैल्यू कितनी है 2, तो बेटा ये -2 से लेके आपकी +2 आएगी, जहाँ पे 0 और 1 भी इंक्लूड होंगे, -1 और +1 और 0। तो इस तरीके से वैल्यूज हो जाएगी। तो ये -2 का मतलब dx भाई, माइनस में बेटा dxz, देन dz², देन d/z, देन आपका dx²/2, ठीक है। इसी तरीके से f के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको d तक क्वेश्चंस मिल सकते हैं, है ना, बाकी आपको यहाँ पे इतनी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि f आपका कॉम्प्लिकेटेड रहता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांस कम से कम होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके d ऑर्डर तक ही आपके डिफाइंड हो सकते हैं, ठीक है, d सबसेल तक। क्लियर है, ओके। अब चलेंगे हम लोग बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे। यस बच्चों, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो एक्चुअली मैंने आपको जीवान इफेक्ट नहीं डिस्कस किया, लेकिन आपको जीवान इफेक्ट के बारे में बता दूंगा, ठीक है, ओके। तो आपको बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल m से, ठीक है, ओके। अब जीवान इफेक्ट एक्चुअली में क्या होता है पहले मैं इसको बताऊँगा। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पढ़ा है मैंने। तो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम रहेगा बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हम लोग जीवान इफेक्ट को स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम हुआ था, आपको याद होगा बेटा डिफरेंट टाइप की आपकी सीरीज आपकी डेवलप हुई थी, आपकी डिफरेंट टाइप की वेव्स आपकी डेवलप हुई थी, लाइमन, बाल्मर, ब्रैकेट, ये आपकी सीरीज सब कुछ डेवलप हुई थी। तो उसी केस में बच्चों यहाँ पे एक आपका हाई रिजॉल्विंग पावर का आपका एक स्पेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है, उन पर्टिकुलर पैटर्न के साथ, जो आपको पैटर्न वहाँ पे मिल रहे थे उन पैटर्न के साथ आपको यहाँ पे बेटा एक हाई रिजॉल्विंग पावर का एक स्पेक्ट्रोस्कोप आपका यूज किया गया। और बच्चों जो आपकी वेव्स थी इन सबको बच्चों यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आपका इसके आसपास यूज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको डिफाइन किया गया। तो ले है एज पुटिंग द सोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के बेटा अंदर आपका यहाँ पे एक रखा गया। तो रखने के बाद क्या हुआ कि जो स्पेक्ट्रल लाइन्स आपकी हो रही थी वो स्पेक्ट्रल लाइन बच्चों का स्प्लिट होने लगी। तो ही नोटिस दैट द स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिट अप टू मोर देन वन कंपोनेंट। तो जो आपकी लाइंस थी, डिफरेंट सीरीज की जो लाइंस थी वो बेटा स्प्लिट होनी स्टार्ट हो गई मोर देन वन कंपोनेंट के अंदर। तो इसी को हम बोलते हैं जीमान इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जीमान इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ईच फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन emitted by atom in the presence of magnetic field splits up into components। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन along the magnetic field are restricted to the value of h/2π। ठीक है। तो विदाउट मैग्नेटिक अगर फील्ड की मैं बात करूँगा तो बच्चों जो एंगुलर मोमेंटम था वो आपका nh/2π डिफाइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब आपका जब मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाएगा वो रेडिएशंस के साथ, तो फिर वहाँ पे आपका जो ये एंगुलर मोमेंटम है इसके आपको डिफाइन नहीं कर सकते हो वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी वैल्यूज बच्चों कहाँ से कहाँ तक होगी। ये जैसे मैंने बताया था कि बच्चों +L से लेके -L, ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। तो ये वैल्यूज आपकी इसी तरीके से रहेगी बच्चों, +-L थ्रू 0। ठीक है, 0 आपका इसमें इंक्लूड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी बेटा वो रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जिस डायरेक्शन के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे ये आपका ये +2 है, ये +1 है, ये -1 है, ये -2 है, ये आपका 0 है। तो मतलब जिस डायरेक्शन के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया जाएगा तो वहाँ पे जो भी वैल्यूज डिफाइंड होंगी वो एक्चुअली बच्चों क्या करेंगी, वो आपके
जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप अप्लाइड कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपके एंगुलर मोमेंटम के वैल्यू को वो करस्पॉन्ड करेंगी। नेक्स्ट क्या होगा कि अगर आपका नेगेटिव रहेगा, वेयर इज द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक अकाउंट फॉर द एंगुलर मोमेंटम कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो देख सकते हो ये बेटा आपका +2 यहाँ पे -2 है, तो अपोजिट डायरेक्शन आपका ये डिफाइन किया जाएगा प्लस और माइनस का। अगर क्वेश्चन में पूछे जाए कि बेटा टोटल वैल्यू ऑफ आपको निकालना है मैग्नेटिक एल आपको निकालना है, अगर कोई भी एन की वैल्यू गिवन है तो आंसर क्या होगा आपका एन का स्क्वायर। इसी तरीके से आपको टोटल वैल्यू ऑफ एम निकालना है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, ठीक है, आपका ये एजिमुथल तो 2l + 1। क्लियर है? ओके। इसके बाद आपका डिफाइन होता है कि बच्चों इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड का एब्सेंस होगा तो 3p ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, इसको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो जो आपकी बात करते हैं ना px, py एंड pz की, तो ये बच्चों हम बात करते हैं कि एनर्जी इनकी इक्वल है, इक्विवेलेंट एनर्जी है, तो इसका मतलब बेटा डीजनरेशन वहाँ पे डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया। ये बच्चों कब डिफाइन होगा? इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो p ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड आर सेड टू बी 3-fold डीजनरेसी, ठीक है, दैट इज सब सेल ऑर्बिटल, ठीक है। सब सेल को मतलब ऑर्बिटल ही आपका डिफाइन होगा, ठीक है, मतलब सब सेल का सब पार्ट दैट इज द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी लेवल नोन एज डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्लियर है स्पिन के बारे में? ओके। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर्स में बात करूंगा। तो बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर्स को हम ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट। एक्चुअली में स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बच्चों जैसे अगर मैं बात करूं कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो वेव के फॉर्म में डिफाइन हो गया था। तो भाई जो वेव है, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन आपका एक न्यूक्लियस के अराउंड आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो मूव करने के साथ बच्चों अगर ये वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वेव नेचर को मैंने प्रूव भी किया था, फिर इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो भाई यहाँ पे इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसके एक्सिस पे भी इसका मूवमेंट रहता है। तो भाई वो एक्सिस पे जो मूवमेंट होगा वो बच्चों क्या होता है आपका +1/2 और -1/2, ठीक है। मतलब आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी इसको बोलते हैं, लेकिन आपका जो साइन कन्वेंशन है ना, वो आपका किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, आपका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए, बट आपका डिफाइंड रहता है जनरली बुक्स के अंदर कि भाई +1/2 इज आपका क्लॉकवाइज, -1/2 इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आपका अभी हमारे सिलेबस में यही है एनसीईआरटी तक, तो इसको ऐसे ही देखेंगे। तो +1/2 को जनरली हम क्या बोलते हैं कि बच्चों आपका ये जो रोटेशन है वो आपका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो इस तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं कि दिस इज अ +1/2, दिस इज द -1/2, ठीक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँगा यहाँ पे समझने के लिए कि बच्चों ठीक है, आपको यहाँ पे 2 ओरिएंटेशन आपको डिफाइंड हुए हैं। तो 2 ओरिएंटेशन का मतलब कि भाई आपका अभी क्वेश्चन क्या बने कि भाई जो आपका जो अरेंजमेंट होगा ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का वो किस तरीके से होगा। तो एक बेटा ऑर्बिटल के अंदर आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अपोजिट स्पिन के साथ आपके प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए ये तो आपका करेक्ट है, ठीक है। और अगर इसकी बात करूं तो ये बेटा इनकरेक्ट क्यों भाई हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल डायरेक्शन के अंदर देखो दोनों ही आपके इलेक्ट्रॉन्स एक ही स्पिन में प्रेजेंट है, तो ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इसकी बात करो तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं होगा, तो दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि बेटा ये आपका डिस्क्राइब करता है स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। भाई कभी क्वेश्चन आता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, तो आपको निकालना √s ब्रैकेट में s+1 h/2π। अगर h क्रॉस की बात करोगे तो इसको हम h/2π भी बोलते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद मैं बात करूँगी भाई यहाँ पे आपके जो तीनों फॉर्मूले हैं वो एक साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि जैसे मान के चलो बच्चों हमारे पास एक ये बोर मॉडल का आपका मैंने थोड़ा एटम यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस n=1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो भाई n=1 तो बच्चों इसमें यहाँ पे आपका S डिफाइन होगा, यहाँ से आपका SnP डिफाइन होगा, से SPD तीनों आपके डिफाइंड होंगे, ठीक है, सब सेल। इसके बाद आप जरा ध्यान से देखो S का मतलब बच्चों एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। SP का मतलब S का मतलब 1 ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, P का मतलब आपके कितने 3, P का मतलब 3, इस तरीके से 1 2 3, तो 3 + 1 आपका 4। यहाँ देखो बेटा S के लिए 1, P के लिए 3, D के लिए कितना होता है 5, तो आपको टोटल कितना 9 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप पे कितने होंगे, तो अगर कभी पूछता है ऑर्बिटल के बारे में तो मैंने बताया था n का अपन स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको पूछे कि टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो बच्चों आपका 2 का मल्टीप्लाई मैंने करने को बोला था, 2 का मल्टीप्लाई कर दो आपके बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के साथ, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब क्वेश्चन बेटा कभी पूछ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में या स्पिन क्वांटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो तीनों ही फॉर्मूले आपके डिफरेंट हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये आपको देख लेना है। इसके बाद एक पॉइंट आता है बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो बेटा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने जैसे बच्चों बताया था कि आपका जो वेव फंक्शन होता है बेटा वो एन एल एम को डिफाइन करता है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा वेव फंक्शन से ही डिफाइंड होते हैं। तो भाई इसको लिख सकते हैं एन एल इसकी पावर आपकी एक्स। तो एक्स के बेटा यहाँ पे क्या है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल आपका होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है ऑर्बिटल्स का। ठीक है, जैसे आपको यहाँ लिखे मिले सपोज 1s2 लिखा मिले, इसमें 1 क्या होगा आपका, ये होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एस क्या होगा बच्चों, ये डिफाइन करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर को, और ये 2 है बेटा ये डिफाइन करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है, दैट इज दी शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इस पर फोकस करेंगे। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे हम लोग कि बेटा द इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ठीक है, बट इट इज़ डेंस व्हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। ये आपको पहले पढ़ा दिया मैंने। अब इसमें पहला पॉइंट आता है कि बेटा जो एस ऑर्बिटल डू नॉट वेरी विद एंगल्स, एंगल्स के हिसाब से वो चेंज नहीं होते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव डायरेक्शनल डिपेंडेंस। ठीक है, डायरेक्शनल डिपेंडेंट आपका नहीं होता है, मैंने पहले भी आपको बोला है। सो ऑल एस ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड स्फेरिकली आपके सिमेट्रिकल। देयर साइज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज करेगी तो जो साइज होगा आपके एस ऑर्बिटल का वो भी क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। ठीक, वन एस ऑर्बिटल हैज नो नोडल प्लेन। बेटा नोडल प्लेन का मतलब क्या है कि भाई जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। ठीक है, ओके, दो सेल्स के बीच में आपका जो स्पेस रहता है उसको हम नोडल प्लेन में डिफाइन करते हैं। मैं बताऊंगा इसके बारे में अभी ग्राफ बना के। तो वन एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन आपका डिफाइन नहीं होता है। नोडल प्लेन, अब इसमें नोडल प्लेन का मतलब क्या है? द प्लेन एच विच, बेटा कौन सा प्लेन? द प्लेन एट विच 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नोटिस्ड। ठीक है, अब 2s ऑर्बिटल के अंदर बेटा क्या है? 1 नोडल प्लेन रहता है। 3s की बात करूं तो आपके 2 नोडल प्लेन आपके डिफाइन होंगे। क्लियर है? तो बात करेंगे, दस इट इज एविडेंस दैट द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आपके जो नोडल प्लेन हैं उनकी वैल्यू भी इंक्रीज आपकी होती जाएगी। क्लियर है? ओके, ये एस ऑर्बिटल की बात हो गई। अब बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए, दैट इज दी ऑल ऑर्बिटल्स विद एल नॉट इज इक्वल टू 0। जहाँ पे एल की वैल्यू आपकी 0 नहीं होती है। ठीक है, वो सब के सब एंगुलर डिपेंडेंस होते हैं। अब एस के अंदर बच्चों क्या था? एस की बात करते हैं तो यहाँ पे एल की वैल्यू 0। तो याद रखना जहाँ भी एल की वैल्यू 0 हो बच्चों वो आपके एंगुलर इंडिपेंडेंस रहते हैं। ठीक है, वो डायरेक्शनल डिपेंडेंस आपके नहीं होंगे। ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेंगे। लेकिन जब एल की वैल्यू जहाँ पे 0 नहीं होती है, मतलब प्लस और माइनस में कुछ भी होगा एल की वैल्यू, तो वो एंगुलर डिपेंडेंस होते हैं ऑर्बिटल सब के सब। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। Therefore, P and D and other higher angular momentum orbitals are not spherically symmetrical, and P orbital consists of 2 lobes to form dumbbell shaped structure. The 3 P orbitals along x, y and z axis named, तो उनके नाम बच्चों बनेंगे, अगर x में होगा तो px, py and pz बनेगा। ठीक है, ये सब के सब बेटा आपके क्या होंगे? ऑर्बिटल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहते हैं। ऑल दी 3p ऑर्बिटल, हम लोग बेटा 3D की बात करने लगे हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ऑल दी 3p ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल हैव द सेम साइज एंड शेप बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द ओरिएंटेशन। भाई एक्स वाई और जेड एक्सिस के अंदर होगा तो ओरिएंटेशन आपका क्या होगा? डिफरेंट। ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई, ये सपोज जेड, तो ओरिएंटेशन आपका डिफरेंट होगा बट एनर्जी और आपका जो साइज और शेप होगा वो आपका सेम होगा। The subscript x by z indicates the axis along which orbitals are oriented and having the maximum electron density. ठीक है, along the orbitals of subshell having same energy are referred as degenerated orbitals. तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि s आपका बेटा डायरेक्शन पे डिपेंड क्यों नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे l की वैल्यू 0 होती है। जहाँ पे l की वैल्यू 0 नहीं होती है जिन ऑर्बिटल्स के लिए, वहाँ पे आपका जो एंगुलर डिपेंडेंस आपका रहेगा। क्लियर है? ओके, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। चलो, इसके बाद अब मैं बात करूंगा यहाँ पे कि बच्चों यहाँ पे एक आपका ये शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की अपन बात करेंगे पहले, कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल के बारे में देखेंगे ध्यान से
कि बच्चों यहाँ पे आपका सेंटर पे क्या है, आपका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिफाइन किया है। फिर इसके अंदर देखो बच्चों, ये जो ब्लैक डार्क ब्लैक से बनाया गया है, ये आपका यहाँ से नोड डिफाइन किया गया है। मैं नोड का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है इधर, यहाँ से आपका ये जेड एक्सिस में डिफाइन किया है, और ये आपका है बाई एक्सिस, ठीक। जहाँ पे ये बेटा आपका बनेस ऑर्बिटल, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा, ये देखो आपका ये फर्स्ट, ये बनेस, इसके बाद जो आपको ब्लैक दिख रहा है डार्क ब्लैक, ये आपका 2s ऑर्बिटल, सेंटर बेटा क्या है आपका न्यूक्लियस। तो इस तरीके से मैं डिफाइन कर सकता हूँ। अब 1s और 2s ऑर्बिटल के बीच में जो स्पेस से गैप है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, नोड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। जैसे मैं यहाँ पे अगर बना के दिखाऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों सपोज मान के चलो ये जो बीच का गैप है, ठीक है, यही हम बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपकी 0 होगी। तो इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नोड, ठीक है। इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको और ज़्यादा, ठीक है। ओके, ये तो एस के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद बेटा हम पी पे चलते हैं। तो पी को समझने के लिए देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पी के बेटा आपके 3 मैंने बात की थी, एक्स वाई और जेड एक्सिस को लेके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3D में बात करेंगे बेटा, ये आपका देखो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तीनों ही बेटा आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पहले आपका बेटा 2px, ये 2py का है, ये आपका 2pz का है। तो जब हम 2px की बात करते हैं तो 2px का मतलब x के अलोंग आपका क्या होगा बच्चों, जो आपका डंबल शेप होगा, जो लोब होगा वो x के अलोंग जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हो, ये x, ये y, ये सपोज आपका z। तो ये 2D में है, जो मैं ये बताऊंगा ये 2 डायमेंशनल है, क्योंकि बेटा बोर्ड पे अगर मैं बात करूँ तो आपको 2 ही एक्सिस के अंदर बात कर सकते हैं। ये आपका 3D में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। इसी तरीके से बेटा सेकंड है आपका 2p को आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। 2p के अंदर भी आपका बेटा परपेंडिकुलर बेटा किसके, ये आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर बेटा रहेगा आपस में एक्स बाई जेड एक्सिस, लेकिन ये किसके बेटा, किस एक्सिस के अलोंग आपका बेटा रहेगा। तो ये आप देखो बेटा बाई के अलोंग आपका डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन रहता है कि बेटा जो 2px है, इसमें आपके अगर नोडल प्लेन की मैं बात करूँ तो क्या होगा भाई, एक्स के अंदर तो बेटा मिलेगा ना आपको इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ का नहीं मिलेगा, तो बताओ। इसमें अगर मैं बात करूँ बाई और जेड, इसमें डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, मैं इसकी बात करूं तो इसका जरा मुझे बताओ भाई, बाई के अंदर तो आपको मिलेगा, तो लेकिन एक्स और जेड के अंदर आपका डिफाइंड नहीं होगा, ये आपको नोडल प्लेन चले जाएंगे। और अगर मैं बात करूं पी जेड को लेके, तो एक एक्स हो जाएगा और दूसरा आपका बाई हो जाएगा, इसको नोडल प्लेन में आपके डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से चलते हैं बच्चों, तो डी को समझते हैं। तो डी के अंदर बेटा ये डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी बाई जेड, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब डी एक्स वाई को अगर मैं रीड करूं तो डी एक्स वाई को समझने के लिए ये एक्चुअली मैं 3D की बेटा बात कर रही है, एक्स वाई जेड तीनों ही देखो आप देख सकते हो, ये आपके मैं परपेंडिकुलर में लेके बात कर रहा हूँ, आपका ये 3 डायमेंशनल में डिफाइन किया है मैंने। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि क्या आपके जो एक्सिस हैं वो एक्सिस को यहाँ पे एक्सिस को ओवरलैप करते हैं क्या। तो डी एक्स वाई की बात करूँ, डी बाई जेड की बात करूँ, डी एक्स जेड की बात करूँ, तो बेटा ये आपके जो एक्सिस हैं उसको ओवरलैप नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बीच में आपके प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अगर आपका डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो, डी जेड स्क्वायर हो, तो ये जो बेटा आपके एक्सिस होंगे उसके ऊपर ही आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में रिंग रहता है बेटा, ये आपका नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, या आपके पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया बेटा, यहाँ पे इस तरीके से 3 डायमेंशनल में बात कर रहा हूँ, समझ में आया होगा। ओके, ये बात करेंगे, दैट इज़ दी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं ऑर्बिटल के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ 2 डायमेंशनल के अंदर क्लियर करने के लिए, तो थोड़ा इस पर रुकते हैं अभी, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो बेटा एस ऑर्बिटल आपका स्फीयरिकल इस तरीके से प्रेजेंट हुआ है। हम 2D में थोड़ा आपको बता रहे हैं, क्योंकि 2D में आपको कॉपी पेन पे समझना होता है, इसलिए 3D की बात मैंने की थी अभी, तो थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन अब 2D में समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो px की बात करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से जाएगा एक्स पे। पी बाई की बात करूँ तो देखो ये बाई के ऊपर देखो ओवरलैप कर रहा है। पी जेड की बात करेंगे तो इस तरीके से मूव करेगा। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स को लेके। तो डी बेटा आपका डबल डंबल शेप, जहाँ पे डी एक्स बाई मैंने बताया था बेटा, ये आपके जो प्लेन होगा उसके ऊपर नहीं जाएगा, है ना, उसके बीच में प्लेन रहेगा इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से आपका अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूँ तो बेटा एक्स वाई प्लेन में रहेगा, है ना। यहाँ पे आपका एक्स जेड रहेगा और यहाँ पे आपका बाई जेड, और बाकी जो प्लेन बेटा वो नोडल प्लेन आपके डिफाइन किए जाएंगे, ठीक है। ओके, इसी तरीके से एक्स जेड और आपका बाई जेड, और डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर मैंने जैसा बताया था, है ना, वो आपकी बेटा जो एक्सिस है उसके ऊपर ही आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके से डी जेड स्क्वायर में बीच में आपका रिंग रहेगा, ये नेगेटिव को डिफाइन करता है, आपका ये पॉजिटिव के बेटा मैथमेटिकली सिंबल नहीं है, ये एक्चुअली में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, नोड एंड नोडल प्लेन को समझने के लिए, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है।
तो नोड और नोडल प्लेन को समझने के लिए बच्चों में पहले बताऊंगा नोड क्या होते हैं। तो नोड क्या है? द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो। ठीक है, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करोगे, जीरो लिखा है तो इसका मतलब बेटा नोड आपको डिफाइन करेगा। अगर इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। नोडल प्लेन का मतलब बेटा एक ऐसा प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आपकी है? जीरो। इसको नोडल प्लेन बोलते हैं। रेडियल नोड की अगर मैं बात करूँ तो ये बच्चों आपके स्पिरिकल नोड रहते हैं। इसके बारे में ओके बात करते हैं अभी हैं। तो इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि बच्चों रेडियल नोड क्या होते हैं, एंगुलर नोड की वैल्यू क्या होती है, फिर टोटल नोड्स कितने होते हैं, है ना। तो रेडियल नोड अगर आपको निकालना है तो n माइनस l माइनस 1 करना है। एंगुलर नोड निकालना है तो एंगुलर नोड की वैल्यू हमेशा आपकी एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल होती है। टोटल नोड निकाला है, दोनों को ऐड करोगे तो l से l कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बेटा n माइनस 1। ये आपका टोटल नोड डिफाइन होगा। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप निकाल सकते हो। ओके, तो बच्चों हम थोड़ा सा इसमें और करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑर्बिटल नोड को लेके। तो सबसे पहले बेटा आपका 1s, नेक्स्ट आपका 2s। तो 1s को हम इस तरीके से बेटा हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या बनेगा कि भाई रेडियल नोड कितने हैं, एंगुलर नोड कितने हैं और टोटल नोड कितने हैं। तो रेडियल नोड निकालना है तो n माइनस l माइनस 1। 1s की बात करूँगा तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, l की वैल्यू कितनी होगी? आपकी 0 होगी। इसको आप लगा दो इसमें, तो n माइनस l माइनस 1 मतलब 1 माइनस 0 माइनस 1 का आंसर इज 0 हो जाएगा। आंसर आपका 0 होगा। और अगर एंगुलर नोड की बात करूंगा तो आपका आंसर कितना होगा? एंगुलर नोड मैंने बताया था कि ये l के इक्वल होता है और यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है? 0। तो एंगुलर नोड तो आपका 0 होगा, बट आपका रेडियल नोड है वो भी आपका कितना है? 0 निकल गया है। टोटल नोड कितना हो जाएगा? 0। इसलिए मैंने बताया था कि जब ऐसा कर्व बनता है 1s का, तो ये कर्व बच्चों जैसे मैंने बताया था कि बेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में आपको बताया था मैंने बेटा रेडियस को लेके। तो ये कर्व आपको बताया था कुछ इस तरीके से आपका बना था, याद करो 1s में। यहाँ पे कोई भी नोड बेटा, नोड का मतलब क्या है? अगर ये इस एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा कुछ इस तरीके से, मैं अगर बताऊँ इस तरीके से कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या? अगर यहाँ पे कट करेगा तो बेटा नोड को डिफाइन करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। जब ये कट नहीं कर रहा था बेटा 1s का, अगर आपको याद है मैंने आपको पहले ही बताया था, तो ये कर्व इस तरीके से बनता है। मतलब यहाँ पे कोई आपका जो ना नहीं एंगुलर नोड है ना ही आपका रेडियल नोड है, मतलब टोटल नोड की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसलिए यहाँ पे कहीं भी ये कट नहीं करता है। इसी तरीके से चलते हैं 2s पे। तो 2s की वैल्यू पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि आपके यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2, और l की वैल्यू आपकी ऑलरेडी 0 आपकी डिफाइन है बिकॉज s है। तो 2 माइनस 0 माइनस 1 की बात करें तो आपके यहाँ पे रेडियल नोड कितना हो जाएगा? 1। एंगुलर नोड कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा, भाई l की वैल्यू 0 है। तो टोटल नोड आपका 1 डिफाइन होता है। इसलिए जब इसके हम कर्व को बनाते हैं तो एक पॉइंट पे कट करता है। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करूँ तो पॉजिटिव में रहता है ना रेडियस के कोड। तो एक कर्व आपको पता है ना कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे कट करने के बाद ऊपर इस तरीके से डेवलप हुआ था। तो भाई इस पॉइंट पे कट कर रहा था, याद होगा ना आपको। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो टोटल नोड जो हम बात कर रहे हैं ना वो आपका एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए आपको टोटल नोड की वैल्यू कितनी है? 1। और 2s अगर आप बना के दोगे तो आपको इस तरीके से बनता है। देख लो, ये तो बेटा आपका क्या हो गया है? 1s हो गया है। इसके बाद आपका ये 2s वाला पार्ट होगा, इसके बीच में जो गैप है बेटा वही क्या आपका रेडियल नोड है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। इसके बाद बात करते हैं 3s को समझने के लिए। तो 3s को आप देख सकते हो बच्चों, तो इसमें आपका यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या होगा? दिस इज द 1s 2s, सपोज इस तरीके से आपका ये 3s। ठीक है, तो इसमें आपके 2 मिलते हैं रेडियल नोड। भाई 2 गैप मिलेंगे ना इसमें, इसको 2 आपको मिलते हैं रेडियल नोड। तो मैं बात करूँ बेटा आपके रेडियल नोड और आपका एंगुलर नोड, और मैथमेटिकली हम कैसे निकालते हैं। रेडियल नोड बेटा निकालोगे तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 3, और l की वैल्यू तो 0 रहेगी। तो फॉर्मूले में पुट कर दो तो 3 माइनस 0 माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। तो रेडियल नोड की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी होती है? 2 होती है। अगर आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ नहीं कर पाते हो लेकिन अगर आपको फॉर्मूला ही याद है तो भी आप रेडियल नोड को डिफाइन कर सकते हो। इसका बेटा आता है एंगुलर नोड, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 बिकॉज l की वैल्यू 0, और आपका टोटल नोड कितना हो जाएगा? 2 + 0 = 2। इसी तरीके से s के बाद आपका आता है बेटा p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं समझने के लिए तो आप जरा ध्यान से यहाँ पे देखो कि भाई p के अंदर क्या होगा? आप एक तो px रहता है, तो पहले मैं 2px की बात करूंगा, 3px की बात करूंगा, तो इस पे दोनों देख लेते हैं। तो 2px देखो बच्चों कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। मान लेते हैं आप x है, ये y है, ये आपका z है, और इसी तरीके बेटा आपके 3px को हम मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब देखो 2px की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 2। l की वैल्यू बेटा p है तो आपकी कितनी? 1 होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा? 2 - 1 - 1, तो आपका यहाँ 0 आ जाएगा भाई। -2 + 2 मतलब 0। रेडियल नोड कितना? 0। तो रेडियल नोड बेटा यहाँ पे कहीं भी गैप प्रेजेंट होता नहीं है। एंगुलर नोड की बात करेंगे तो बेटा ये आपका आता है 1। भाई l की वैल्यू कितनी है? 1। तो जहाँ पे एंगुलर नोड की बात करेंगे तो 2px के अंदर एंगुलर नोड बेटा क्या होता है? बाई-z। कौन सा याद रखना पड़ेगा? बाई-z। कौन सा? बाई-z। x नहीं होगा, बाई-z होगा, जैसे मैंने बताया था।
टोटल लोड कितना होगा 0 + 1 मतलब 1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम 3px की बात करेंगे। तो 3px के अंदर बेटा 1px नहीं होता है ना, 2px से स्टार्ट होता है। इसके बाद आता है आपका 3px। तो 3px की बात करेंगे तो आपका एक 2px आएगा, फिर आपका 3px आएगा। तो देखो अंदर वाला आपको दिख रहा है, ये आपका 2px है, यहाँ से देखोगे तो ये आपका 3px है। ठीक है, तो 2px के अंदर मैंने डॉट्स डॉट्स बनाया है और आपको 3px के अंदर मैंने डैशेस बनाया है। इस सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी बीच में जो गैप है बेटा ये बता रहा है रेडियल नोड, बट यहाँ पे कोई रेडियल नोड आपका नहीं था। ठीक है, कोई भी गैप यहाँ क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ से रेडियल नोड बच्चा कितना हो जाएगा, आप 3 - 1 - 1 दैट इज 1। ठीक है, और आपका एंगुलर नोड कितना होगा, ये बेटा आपका 1 डिफाइन होगा, बिकॉज एल की वैल्यू कितनी यहाँ पे पी के लिए 1 होती है, तो आपका 1। तो यहाँ बेटा कौन सा एंगुलर नोड होगा, दैट इज द बाइजेड प्लेन होगा। ठीक है, तो लेकिन टोटल नोड कितने हो जाएंगे, एक तो बेटा आपका क्या हुआ, आपका रेडियल नोड हुआ है, वो आपको यहाँ पे दिखा है, ये रेडियल नोड, और एक बेटा आपका निकला एंगुलर नोड। तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी किसकी, टोटल नोड की वैल्यू इन केस ऑफ 3px। कैसे निकालते हैं ये समझो आप। इसी तरीके से आपका रहता है डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल को समझना है तो बच्चों हम लोग दो लेते हैं एग्जांपल, एक 3D का एक 4D का। ठीक है, 3D की बात कर लेते हैं तो ले लेते हैं बच्चों जरा यहाँ पे 3dx/। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लेते हैं बेटा 4d/z। तो जरा इसको समझ लेते हैं। 3D बेटा आपका d3 से स्टार्ट होता है, n = 3 से। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे कोई रेडियल नोड नहीं मिलेगा, ये बात समझ लो आप, रेडियल नोड यहाँ पे नहीं मिलेगा, रेडियल नोड आपका पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज 3 से आपका डी स्टार्ट होता है। 4D पे जाएंगे तो बेटा रेडियल नोड आपको 1 मिल जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे एंगुलर नोड निकालेंगे, तो भाई एंगुलर नोड आप बेटा कैसे निकालेंगे, एल की वैल्यूज। तो भाई यहाँ पे एल की वैल्यू डी के लिए कितनी होती है, डी के लिए एल की वैल्यू होती है आपकी कितनी 2। तो आपका टोटल नोड कितना, आप सीधा सा आपको याद भी हो रहा होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा। लेकिन दो बेटा कौन कौन से एंगुलर नोड होंगे, एक होगा आपका बाइजेड प्लेन, एक होगा आपका एक्स-जेड प्लेन। क्योंकि हम एक्स वाई के बारे में बात करें, एक्स वाई तो हो नहीं सकता भाई, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, और कहाँ नहीं मिलेगी, बाइजेड और एक्स-जेड के अंदर। इसी तरीके से 4D बाइजेड की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे दो प्लेन बेटा कौन कौन से होंगे एंगुलर नोड के अंदर, एक तो आपका एक्स-जेड होगा, एक एक्स वाई होगा, लेकिन बाइजेड नहीं होगा, क्योंकि बाइजेड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, इसलिए आपके ये दो प्लेन आपके होंगे बेटा नोडल प्लेन। वो भी कौन से, एंगुलर नोड होंगे। ठीक है, टोटल नोड यहाँ पे कितने 3 हो जाएंगे। 3 का मतलब एक तो आपका रेडियल नोड हुआ और 2 आपके एंगुलर नोड हुआ, आंसर इज 3। ये भी समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया जाएगा, उसके बीच में भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आसानी से आप कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बात करेंगे हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पे। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स से बात करेंगे तो बेटा पहला आता है आपका मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जैसे बेटा हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट हो। ठीक है, और सेकेंड बेटा आता है आपका मोनो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करें तो जहाँ पे देयर इज ओनली न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, यहाँ पे सिर्फ आपका अट्रैक्टिव फोर्स आपका डिफाइंड रहेगा। और जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करेंगे तो उसके बीच में क्या होगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे बच्चों मान लो आपका एग्जाम्पल है, ये आपका ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट, ये सेकेंड, या सपोज आपका थर्ड, ये बेटा आपका आउटर सेल है। ठीक है, बैलेंस सेल बांध कर बेटा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अंदर बेटा इनर सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है। अरे बताओ, तो अब क्या होगा कि बेटा ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे डिफाइन करेगा, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स बेटा डिफाइन किसके साथ करेगा बेटा, ये करेगा आपका डिफाइन न्यूक्लियस के साथ। लेकिन बीच में इनर सेल के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स ये भी प्रेजेंट, तो ये बेटा एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये आपके रिपल्सिव फोर्स यहाँ पे जनरेट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका यहाँ पे डिफाइंड होगा बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के साथ, याद रखना इसके बीच में आपका हिंड्रेंस भी है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स आपके डेवलप कर रहे हैं। तो भाई जो भी आपका यहाँ पे रिजल्टेंट आपका या जो फोर्स आपका डिफाइंड होगा उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा, एक टर्म आपका आता है दैट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी हम इसी टर्म को बोलते हैं। इसके बारे में ज़्यादा मैं बताऊंगा आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर, जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। ठीक है, अभी पॉइंट यहाँ से क्या है कि बच्चों यहाँ से जब मल्टी आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है तो वहाँ पे आपके अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है। रिपल्सिव फोर्स समझ में आया कि आपको बताया मैंने, रिपल्सिव फोर्स का मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सिव फोर्स होगा, और बेटा अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब जो न्यूक्लियस के साथ आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डेवलप होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। देखो आप यहाँ से ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेवलप कर रहे हैं ये बेटा क्या रिपल्सिव फोर्स होंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद आपका चलते हैं बेटा सेकेंड पॉइंट पे समझने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट आपका आता है दैट इज दी एनर्जी ऑफ और ऑर्बिटल्स इन सेम सेल इज सेम। सीधा सा पॉइंट है कि अगर आपका बेटा यहाँ पे अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगी तो उस केस में आपकी जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स होगी वो आपकी सेम होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा फर्स्ट n = 1 है तो आपका ये 1s, तो इसमें आपके 1 ऐसे डिफाइन होगा। 2 की बात n = 2 की तो आपका एक 2s होगा, एक आपका 2p होगा। तो भाई इन दोनों की एनर्जी इक्वल होगी।
मैं 3 की बात करूंगा तो आपका 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा, इन तीनों की भी एनर्जी इक्वल होगी। इसी तरीके से मैं अगर 4 की बात करूं तो n=4 में तो 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f होगा, इनकी भी एनर्जी आपस में आपकी इक्वल होगी। ये बेटा कौन सा केस होगा, जब आपका मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपकी प्रेजेंट होंगी उस केस का। अगर मैं इसकी एनर्जी की सीक्वेंस की पैटर्न की बात करूं तो आपको बताओ सबसे पहले कौन सा आएगा भाई, सबसे पहले आपका यहाँ पे 1s, इसके बाद बताओ यहाँ से आपका क्या होगा, 2s होगा =2p, ठीक है, इन दोनों की इक्वल। फिर इसके बाद कौन आएगा बताओ जरा, इसके बाद आपका 3s आएगा इक्वल 3p, इसके इक्वल रहेगा आपका 3d, इसके बाद आपका 4s =4p, समथिंग इस तरीके से आपका ये मूव करेगा एनर्जी और स्टेबिलिटी का सीक्वेंस। लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगी तो वहाँ पे आपका जो रिपल्सिव फोर्स भी है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है, बात की थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो हम एनर्जी के सीक्वेंस निकालते हैं वो बच्चों हम लोग निकालते हैं n+l रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो n+l रूल के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे और इस पर डिस्कस भी करेंगे अभी। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो एनर्जी का जो आपका पैटर्न होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो एनर्जी का आपका पैटर्न होगा तो हम बात करेंगे भाई एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कौन सा केस होगा, जब आपका मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। जब आपके मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे तो बच्चों n+l पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो n+l की वैल्यू अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो मतलब एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। n+l आपका सेम अगर आपका रह रहा है, अगर आप दो डिफरेंट सबसेल्स की अगर आप बात करूँ ऑर्बिटल्स की, तो आप अगर n+l अगर आपका सेम आ जाएगा तो कौन सी वैल्यू आप बेटा आप कम हो ज़्यादा दिखाओगे, तो आप n के अकॉर्डिंग, तो n की वैल्यू जहाँ पे कम तो एनर्जी भी वहाँ पे कम, बस इसको आप फॉलो करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स इन एन एटम। इसके बारे में बात करूं तो बेटा ये आपको एक्चुअली में आफो प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो आफो एक्चुअली में ये जर्मन वर्ड, इसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। तो ये बेटा प्रिंसिपल अकॉर्डिंग आपके 3 पॉइंट होते हैं बेटा, एक पाउली एक्सक्लूजन, एक आपका हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एक आपका आपका रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जब भी आप ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे तो वहाँ पे ये 3 चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, पाउली एक्सक्लूजन, हंस रूल और आपका रिलेटिव एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब n+l के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और n के बारे में भी डिस्कस मैंने किया है, इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है, ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों, दैट इज द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका क्या कहता है, इट स्टेट दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम क्वांटम नंबर्स, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in the same atom can have same set of 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, 4 क्वांटम नंबर्स। तो इसमें ये भी होता है स्टेटमेंट कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये भी आपका इसका स्टेटमेंट रहता है। अब इसमें अगर मैं ऐसे बात कर सकता हूँ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन ऑर्बिटल्स बट दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन आपका डिफाइंड होगा, तो इसको मैं बोलूँगा कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिट या एन ऑर्बिटल हम बात कर सकते हैं। ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ओके। तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझूँ इसे, तो जरा ध्यान से देखना कि भाई n की वैल्यू अगर आपके यहाँ से 1 है, ठीक है, l की वैल्यू आपकी 0 है, m की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना होगा, एक तो आपका यहाँ से भाई इसके लिए तो आपका 0 ही डिफरेंट होगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं एक डिफरेंट अगर मैं तो भाई यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो भाई एक आपका यहाँ पे ऑर्बिटल होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे बेटा वो अपोजिट स्पिन के साथ प्रेजेंट होंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक स्पिन की वैल्यू क्या रहेगी आपकी +1/2 और एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू रहेगी आपकी दैट इज दी -1/2, ठीक है। तो वैसे स्टेटमेंट में डिफाइन किया गया कि भाई नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आपके सेम एटम्स के अंदर, ठीक है, तो 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम आपकी क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यूज है उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात ये की थी, अगर इसी में NLM की मैं बात फिर से करूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर इसकी वैल्यू भी 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो आप मुझे बताओ आपका सीधा सा पॉइंट क्या है। मैं जरा उसको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूँगा। ये N हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ये स्पिन हो गया, ठीक है। मैं पहले बात करूँ बेटा इलेक्ट्रॉन को लेके, तो भाई यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सब n=1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू आपकी 0, यहाँ पे आपका ये 0, ठीक है। इसकी स्पिन आपका मान लेते हैं सपोज बेटा यहाँ पे +1/2 मिल रहा है इलेक्ट्रॉन का। इसकी बात कर लें सेकंड इलेक्ट्रॉन के, ये फर्स्ट की, ये सेकंड की है, ये 0, ये 0,
क्या ये भी +1/2 हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं होगा भाई। 3 वैल्यूज तो आपकी यहाँ पे इक्वल हो सकती हैं, लेकिन ये जो स्पिन है बेटा, एक अगर +1/2 है तो दूसरा क्या होगा आपका -1/2 होगा। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया, पाउली ने बोला था कि भाई कि आपके 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम एटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 3 तो सेम हो सकती हैं, बट एक आपकी जो होगी स्पिन की वैल्यू वो आपकी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वो कितनी होती है, 2n² होती है किसी भी सेल के अंदर। तो भाई यहाँ पे n² एंड n², भाई इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू भी 1/2, तो आपके सेपरेट रहेंगे। तो इसी तरीके से आपका जो आपका ऑर्डर के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इस तरीके से आपके प्रेजेंट होंगे। कभी इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होंगे बेटा, अगर ऐसे प्रेजेंट कर दोगे तो आंसर ये गलत हो गया, है ना। अगर इस तरीके से बात करोगे तो भी आंसर गलत हो गया। बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे अफबाऊ प्रिंसिपल। तो अफबाऊ प्रिंसिपल के बारे में मैं बात करूंगा। तो भाई यहाँ पे अफबाऊ के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एनर्जी अफबाऊ ने बेटा क्या है, इनका फर्स्ट स्टेटमेंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली हम n+l रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। n+l रूल को फॉलो करते हुए हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या फिर हम सबसेल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर आपको फिल करना है तो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को पहले ऑक्यूपाइड करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अफबाऊ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्बिटल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा बेटा, लोअर एनर्जी, कहाँ पे जाएगा, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाई एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल होते जाएंगे। तो इसमें आता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आर फिल्ड इन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स एंड देन इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। इसको बेटा निकालना का एनर्जी सीक्वेंस n+l से। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अगर बेटा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो n की वैल्यू से आपको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हर्ट्ज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। तो हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन बच्चों एक किसी भी सबसेल के अंदर अगर आपका प्रेजेंट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपकी किसी भी सबसेल के अंदर अगर आपका प्रेजेंट है, अगर पेयर्ड हो रहा है, तो बच्चों जब भी आपका पेयर्ड होगा तो उसके अंदर आपका याद रखना पड़ेगा बेटा, एक तो बेटा आपका पैरेलल स्पिन, दैट इज दी पैरेलल स्पिन, और बेटा आपका हाफ फील्ड। पहले हाफ फील्ड करना पड़ेगा पैरेलल स्पिन के साथ, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो फिर आपको अपोजिट स्पिन का आपको फिल करना है, ठीक है। ये आपका हर्ट्ज रूल है। तो हर्ट्ज रूल के अंदर थ्योरी क्या है वो देख लेते हैं। According to Hurst, pairing of electrons in orbital of same subshell does not take place until each orbital of that subshell is singly occupied और हाफ फील्ड। जब तक हाफ फील्ड नहीं होगा तब तक आपका ऐसे नहीं होगा। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हो, जैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये आपका S, एक मैं P की बात कर लेता हूँ, सपोज ये P। तो अगर बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो पहले बेटा क्या है, यहाँ पे देखो S तो बेटा पहले फिल हो जाएगा अपोजिट स्पिन के साथ। P की बात करें तो पहले आपका ये 1 8 2 3 इस तरीके से, ये बात समझ में आ रही है। तो यही तो आपका हर्ट्ज लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे तो फिर आपको तब फिल करना है इस तरीके से। तो ये बेटा आपका पूरा यहाँ पे एक्सप्रेशन यही बताता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है पेयरिंग। तो जैसे हम जनरली बोलते हैं कि बेटा हाफ फील्ड और फुली फील्ड में से दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होता है, तो आप बताओगे बेटा कि सर यार आपका जो फुली फील्ड है ऑर्बिटल वो बेटा वो मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड, यही इसी तरीके से। लेकिन ये कैसे होता है, ये बच्चों होता है आपका, जिसके बारे में बात करूँ पेयरिंग के ऊपर, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो मैं बात करूँ बेटा नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे ज़्यादा होंगे तो भाई वहाँ पे एनर्जी बेटा रिलीज होती है। भाई इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सचेंज होंगे तो वहाँ से एनर्जी क्या होगी आपकी रिलीज होती है, और जहाँ पे एनर्जी जितनी ज़्यादा रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा आपकी बढ़ जाएगी। भाई एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो याद रखना कि नंबर ऑफ एक्सचेंज, क्या नंबर ऑफ एक्सचेंज जितने ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी यहाँ पे क्या होगी ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी क्या होगी बेटा आपकी रिलीज होती है। अब इसी पॉइंट को समझने के लिए बच्चों यहाँ पे मैं बात करूँगा बेटा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। तो जनरली क्या होता है कि बेटा हाफ फील्ड और फुली फील्ड दोनों ही बेटा आपके क्या होते हैं, सिमेट्रिकल इन नेचर होते हैं। ये आपका हाफ फील्ड है, या आपका फुली फील्ड है, या आपका फुली फील्ड है, या आपका हाफ फील्ड है। तो दोनों ही बेटा सिमेट्रिकल इन नेचर है। तो बेटा इन दोनों की स्टेबिलिटी बेटा काफ़ी मैक्सिमम होती है। लेकिन पॉइंट है कि इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होगा, तो बेटा जो फुली फील्ड है वो मोर स्टेबल होगा। ऐसा क्यों, उसके पीछे रीज़न है। तो जरा उस रीजन पर चलते हैं। तो जैसे बच्चों हम एक्सचेंज थ्योरी को यहाँ पे अगर लगाएंगे तो एक्सचेंज थ्योरी में क्या बोलेगा कि बच्चों अगर मैं इसकी बात करूँ, ये आपका डी है, ठीक है। तो डी आपका जो यहाँ पे सबसेल दे रखा है, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो भाई यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसकी बेटा कितनी पॉसिबिलिटी है, तो देखो 1 2 3 4
4 एक्सचेंज कर सकता है ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बेटा 3 एक्सचेंज कर सकता है, देखो 1 2 एंड 3। और थर्ड की बात करेंगे तो 2 एक्सचेंज होंगे, फोर्थ की बात करेंगे तो 1 एक्सचेंज। टोटल एक्सचेंज कितने, तो 4 + 3 दैट इज 7 एंड 2 इज 9 एंड 1 10। तो 10 एक्सचेंज आपके हो रहे हैं जब आपका हाफ फील्ड है। अब इसके बाद फुली फील्ड होगा तो 10 + 10 कितना 20 हो जाएगा। तो जब ये फुली फील्ड होगा तो भाई 20 एक्सचेंज होगा। जब 20 एक्सचेंज होगा तो आप मुझे बताओ वहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ रही है टोटल एक्सचेंज की वो 20 है, और हाफ फील्ड के अंदर कितनी है 10 है। तो भाई ज़्यादा एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, फुली फील्ड के अंदर। फुली फील्ड के अंदर बेटा मैक्सिमम एक्सचेंज होगा एज कम्पेयर टू आपका जो हाफ फील्ड के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब कि जो फुली फील्ड वाला होगा वो ज़्यादा एक्सचेंज करेगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब कि फुली फील्ड ऑलवेज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू हाफ फील्ड। कॉन्सेप्ट और इसके अंदर होता है वो होता है बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको पढ़ाऊंगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसको हम देख लेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट और पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट एक क्वेश्चन को बेटा स्प्रिंग के साथ पूछते हैं, कभी बेटा स्मॉल n के साथ पूछते हैं। स्मॉल n का मतलब क्या, नंबर ऑफ अनपिल्ड इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर टोटल स्पिन के साथ। टोटल स्पिन अगर आपको निकालना है तो s की वैल्यू बेटा क्या होगी n/2, ठीक है। हाफ का मल्टीप्लाई करते हैं n के साथ। तो अगर स्पिन के साथ अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको निकालना है √4s ब्रैकेट में s+2। अगर आपको नंबर ऑफ अनपिल्ड इलेक्ट्रॉन्स देता है या कोई आयनिक स्पीसीज देता है तो वहाँ पे आपका n ब्रैकेट n+2 आपको लगाना है। इसका यूनिट क्या होता है आपका बोर मैग्नेटॉन। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो नंबर ऑफ अनपिल्ड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और डायमैग्नेटिक की बात करेंगे तो बेटा वहाँ पे कोई भी आप इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म की अगर बात करें तो बेटा उसकी वैल्यू कब इंक्रीज होगी, जब आपकी म्यू की वैल्यू इंक्रीज करेगी और स्मॉल n नंबर ऑफ अनपिल्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अधिक होगी, ठीक है। तो इसके ऊपर ही क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है और बाकी मैं आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं डिस्कस करूँगा। आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, सॉल्व ट्रिक क्या है, ठीक है। ओके, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।